आदाब नाज़रीन, आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका खैर मकदम है। आलम इस्लाम की इस हफ्ते की अहम सरगर्मियों के जायजे के साथ मैं हूं तहसीन मुनव्वर। तो आलम इस्लाम इस हफ्ते में इस बार अरब लीग और OIC ने ट्रंप के मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे को मुस्तरद किया। ईरान ने भी अमन मंसूबे को शर्मनाक करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने इसे बैनुल-अक़वामी माहिदों से अलग करार दिया है। ईरान 2015 मुआहिदे की शराइत पर वापस आने के लिए तैयार, मगर रूहानी ने कहा कि मुआहिदे में शामिल दीगर ममालिक अपने वादे पूरे करें। अमेरिका ने कहा है कि हम मुआहिदे से कबल तालिबान को अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी के लिए अपने इरादे और सलाहियत का सबूत देना होगा। लीबिया में खाना जंगी रुकने के आसार, अबूरी फायरबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देने पर इत्तेफाक। शाम में शामी तुर्की अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई में मुतादिद फौजी हलाक। दोनों ममालिक के दरमियान रास टकराव के हालात। और स्लोवेनिया में पहली मस्जिद खोल दी गई। यहाँ के मुसलमानों का निस्फ सदी पुराना ख्वाब हुआ शर्मिंदगी ताबीर। आलम इस्लाम पर अपनी राय देने के लिए आज हमारे दरमियान है इस्लामी ममालिक की धड़कनों पर नजर रखने वाले प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, आपका खैर मक़दम है। तो आइए आगाज करते हैं। अरब लीग ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता से मुतालिक अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। अरब लीग के मुताबिक ये मंसूबा दोनों फरीकों के लिए इंसाफ पर मबनी डील फराहम नहीं कर सकता है। उधर OIC ने भी इसे मुस्तरद किया है। दूसरी जानिब ईरान ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे को शर्मनाक और काबिल नफरत करार दिया है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमरीका के अमन मंसूबे को तमाम मुसलमानों के लिए शर्मनाक बताया है। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि यह मंसूबा बैनुल-अक़वामी माहिदों से मुताबिकत नहीं रखता है और OIC इसे पहले ही मुस्तरद कर चुका है। देखिए रिपोर्ट। अरब लीग ने इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े के हल के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। फिलिस्तीन की दरख्वास्त पर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में 1 फरवरी को हुए अरब लीग के वज़राए खारजा के इजलास में ट्रंप के अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया। अरब लीग के वज़राए खारजा ने ऐलान किया कि वो अमरीकी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अमरीका के साथ ताउन नहीं करेंगे। इजलास में कहा गया कि ये मंसूबा फिलिस्तीनियों की ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतरता और सन 1967 से पहले के इलाकों में फिलिस्तीन की हुकूक को तस्लीम किए बगैर कोई अमन नहीं हो सकता। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने कहा है कि इस मंसूबे में पेश किए गए हल तनाज़े को एक रियासती सूरत हाल बनाते हुए दूसरे फरीक को दूसरे दर्जे का शहरी बना देंगे। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने इस अमन मंसूबे को मुतअस्सिबाना करार देकर मुस्तरद कर दिया है। OIC का इजलास 3 फरवरी को फिलिस्तीनी क़यादत की दरख्वास्त पर सऊदी अरब के शहर जिद्दा में मुनक़िद हुआ। इजलास में 57 रुकनी तंजीम ने रुकन मुल्कों से कहा कि वो इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अमरीकी इंतजामिया को किसी भी किस्म का ताउन पेश करने से गुरेज करें। OIC के सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल उस्मैन ने कहा है कि तंजीम फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तायीद का इयादा करती है और अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील के फ़लस्तीनी अवाम के कौमी हक़ की हिमायत करती है। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी सदर के मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के एक बयान के मुताबिक इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े के हल के लिए पेश किया जाने वाला ये मंसूबा बैनुल-अक़वामी मुआहिदों से मुताबिकत नहीं रखता। यूरोपीय यूनियन में खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान बराह रास्त बातचीत पर जोर दिया है। जोसेफ बोरेल ने कहा है कि एक मुनसिफाना और देरपा अमन के क़याम के लिए ज़रूरी है कि हल न होने वाले तस्विया तलब मसाइल फ़रीक़ैन आपस में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल करें और किसी भी ऐसी यकतरफ़ा कार्रवाई से गुरेज करें जिससे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होती हो। ईरान ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे को शर्मनाक और काबिल नफरत करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इश्तियाक दानिश साहब, ये जो ट्रंप का अमन मंसूबा था वो क्या इम्पीचमेंट से बचने के लिए था, या इसमें कोई ऐसी खास बात तो नहीं थी कि इसको सब लोग एक्सेप्ट कर लेते? यकीनी तौर पर इसमें कुछ नया भी नहीं था। बुनियादी बात इसमें यही है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग इसके सपोर्टर थे, एक खुद ट्रंप और दूसरे नेतन्याहू। ऐसी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो ये अपने आप को मदद करने के लिए किया गया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि इम्पीचमेंट से बचने के लिए, बल्कि
इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन में दोबारा जाने के लिए भी जो है ट्रंप की ज़रूरत है, उनको दिखाना है कि फॉरेन पॉलिसी महाज पर मैंने कुछ किया है या कुछ करने की कोशिश की है। तो जो उनका एक उधर नेतन्याहू भी तो घिरे हुए हैं, नेतन्याहू तो करप्शन चार्जेस वगैरह उन पर तो मुकदमा चल रहा है, तो वो भी जो है उनको भी चाहिए था और ट्रंप को भी चाहिए था। तो इस नुक्ते नज़र से बेसिकली इसको किया गया। अदरवाइज मतलब ये देखा जाए तो जैसे यूरोपियन यूनियन ने कहा इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े से मुतल्लिक जितने मुआहदे हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए या दूसरी बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के ज़रिए, उन सब के ये ख़िलाफ़ है। इसमें 3-4 बातें बड़ी अहम थी जिसको उन्होंने किया है कि जो यहूदी आबादियाँ जो है मगरबी किनारे पे आबाद की गई हैं वो इजराइल का हिस्सा होंगी। यानी वो एक तरह से जो है जो इलीगल आबादियाँ आज तक जिसको यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया मानती है कि ये गलत है, वहाँ मकबूजा जो ज़मीन होती है उस पर जो आप अपनी आबादी नहीं कायम कर सकते। एक तो वो है। दूसरे जो फ़लस्तीनी जो है अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में रिफ्यूजी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो लेबनान में है, शाम में है, सऊदी अरब में, दूसरी जगहों पे भी, उर्दू में है, उनको राइट टू रिटर्न यानी अपने मुल्क वापस होने का हक हासिल नहीं रहेगा, जबकि यूनाइटेड नेशन की 336 के ज़रिए जो है करारदाद के ज़रिए उनको ये हक दिया गया है। तो उसको भी सभी के लिए है, जितने भी रिफ्यूजी अपने मुल्क वापस जा सकते हैं जब भी नहीं। ये तो खास तौर से फ़लस्तीन के लिए 336 जो फ़लस्तीन के लिए कि जो गए उसी मकसद के लिए किए गए कि उनको राइट टू रिटर्न है। और राइट टू रिटर्न में सिर्फ ये नहीं है कि मगरबी किनारे और गाज़ा पट्टी में जाएंगे, बल्कि जो इजराइल इस वक्त है उसमें से भी जो अपना वतन छोड़ के गए हैं या भगाया गया उनको, वो वहाँ भी जाना चाहे तो उनको भी वहाँ भी जाने का हक है। तो माशियात का भी मामला और वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो, तो माशियात का तो कंट्रोल ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ़लस्तीन गरीब मुल्क नहीं है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे OIC और अरब लीग, यूरोपीय यूनियन, अगर ये लोग अगर इसको रिजेक्ट करते, इसका कुछ दबाव बनता भी है कि ये, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का भी कोई दबाव नहीं रहा कभी। पूरी अमेरिका की कोशिश है कि इजराइल को इतना ताकतवर बना दिया जाए कि इलाके की जो दूसरी ताकतें हैं वो मिल के भी जो उसका मुकाबला न कर सकें। बाकायदा सीक्रेटली उसको जो अलाउ किया गया है 200 से 400 के बीच में उनके पास एटम बम पाया जाता है। और गालिबन जो है ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो और ममालिक हैं इजराइल से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमन मंसूबा जो है ट्रंप का, ये जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंचे, कोई सवाल ही नहीं होता जब कोई माने, जब उसको कोई वो नहीं करता। और ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है कि आप अपनी हठधर्मी चला सकते हैं इसलिए कि आपके पास फौजी ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप दूसरे को मजबूर नहीं कर सकते, तो भी ये मानो ये जो है अमन का नहीं है, ये घमंड का मंसूबा है। नहीं, घमंड का मंसूबा है। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यह वक्त एक मुख्तलिफ वक्फे का, लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि उनका मुल्क 2015 में तय पाए मुआहदे की शराइत पर वापस आने के लिए तैयार है। हसन रूहानी ने कहा कि लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक अपने वादे पूरे करें। देखिए रिपोर्ट। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि तेहरान 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे की शराइत पर वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक अपने वादे पूरे करें। पीर को यूरोपीय यूनियन के खारजी उमूर के नए सरबराह जोसेफ बोरेल से तेहरान में मुलाकात के बाद ईरानी सदर के दफ्तर से यह बयान जारी किया गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने सदर हसन रूहानी के हवाले से कहा है कि ईरान जौहरी हथियारों पर नजर रखने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों से उस वक्त तक ताउन जारी रखेगा जब तक उन्हें किसी नई सूरत हाल का सामना नहीं होता। वहीं यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के नए चीफ जोसेफ बोरेल का कहना है कि इनकी तरजीह ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में तय पाए मुआहदे को जिंदा रखना है। जोसेफ बोरेल ने तेहरान में ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह हैं और वो जौहरी मुआहदे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जोसेफ बोरेल ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से भी मुलाकात की थी। यूरोपीय यूनियन के खारजी उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल का दौरा तेहरान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का हिस्सा है। ये 2015 के मुआहदे में शामिल एक शिक है जिसके तहत ईरान से मुज़ाकरात के बाद इस मुआहदे के मुस्तक़बिल का फैसला किया जाएगा। डिस्प्यूट मैकेनिज्म के तहत एक ज्वाइंट कमीशन बनाया जाएगा जिसके अराकीन में ईरान, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन शामिल होंगे जो तनाज़े के हल की कोशिशें करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर इश्ताक दानिश साहब, इसमें जो ईरान ने कहा है कोई नई बात नहीं कही है, तो ये एक तरह की पोजीशनिंग है या इसमें वाकई वो वापस आ सकता है अगर यूरोप वगैरह या अमेरिका जो है इसकी बात मान ले? देखिए, जोसेफ बोरेल जो है, जो बेसिकली यूरोपियन यूनियन की जो खारजा पॉलिसी है उसके इंचार्ज या सरबराह के लिए, उन्होंने ईरान का वो दौरा किया। यूरोपियन यूनियन जो है अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी ताकत है दुनिया की,
ईरान के सामने मसला जो है अपनी मईशत को सुधारने का है, अपनी करेंसी को जो मजबूत करने का है, और उसकी वजह से उनके अंदरूनी मामला भी पैदा हो रहे हैं। ईरान चाहता है कि हम सिर्फ ईरान ने सिर्फ यही नहीं कहा है बल्कि ये पेशकश भी की है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से यानी मुत्तहदा अरब इमारात से और सऊदी अरब से जो इसके इख्तलाफात हैं वो गुफ्तगू के बेस पर बैठ कर उसे भी हल करना चाहता है। तो ये ऑफ़र भी ईरान ने किया है और इनसे भी ये किया है कि हम दोबारा जो है आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हम उस पोजीशन पे आने को तैयार है जहां हम पहले थे डील के वक्त। ट्रम्प तो तैयार है, ओबामा जो समझौता है उसको छोड़ के ट्रम्प समझौता हो, उसके लिए जो है वो ईरान तैयार नहीं है। वो कहता है एक समझौता हो गया, बार बार जो समझौता नहीं होता है। और आप जो वैसे भी जब 1+5 समझौता हुआ जिसमें यूरोप की कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज शामिल है, चाइना शामिल है, उसको आप नहीं मान रहे तो आगे किस समझौते की हम यकीन कर सकते हैं? एग्जैक्टली है। तो ये तो कैसे होगा? मुसीबत यह है कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमी इस वक्त है वो डॉलर में होती है। डॉलर में होने की वजह से जो अमेरिकी बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उन सबों में अमेरिका का असर बहुत ज़्यादा है। अमेरिका कहता है कि अगर आपने जो है ईरान के साथ डीलिंग की तो डीलिंग जो होगी वो इन्हीं बैंकों के जरिए होती है। उसको उसने ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेरिका से उनका बिजनेस इतना ज़्यादा है कि ईरान के लिए जो है कोई अमेरिका की दुश्मनी मोल नहीं ले रहा। बाकी लोगों पे भी दबाव पड़ रहा है ना। अगर भारत जो है ईरान से तेल नहीं लेगा तो उसको महंगा लेना पड़ेगा। ईमानदारी की बात यह है कि जो दूसरे मुल्क जो हैं अमेरिका से पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा ताल्लुकात बनाने के लिए जितना उनको असर्ट करना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कि भाई ये जो आपकी जो पॉलिसी है ये नहीं। एक बार तो 2015 में अगर पॉलिसी बन गई, एक सदन ने एक पॉलिसी की तो उसको ऑनर होना चाहिए। इंटरनेशनल एक कमिटमेंट होता है और उसको जो है सभी को मानना चाहिए, चाहे वो भारत हो, चीन हो या यूरोपियन यूनियन हो या रशिया हो। ईरान को यही शिकायत है। हाँ। और ईरान को शिकायत रूस, चीन और भारत से ज़्यादा जो यूरोपियन यूनियन से है, इसलिए कि यूरोपियन यूनियन के बहुत ज़्यादा जो है तजारती ताल्लुकात है अमेरिका से। अगर ये लोग करेंगे भैया कि अगर इस तरह से आप करोगे तो ये काम नहीं चलने वाला है तो अमेरिका का उस पर असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का कहना है कि तालिबान के साथ अमन मुआहदे से कबल तालिबान को अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी के लिए अपने इरादे और सलाहियत का सबूत देना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमन मुआहदे से कबल अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखना गलत है। देखिए एक रिपोर्ट। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने 3 फरवरी को उज़्बेकिस्तान के दारुल-हुकूमत ताशकंद में अफगानिस्तान में क़याम अमन के ताल्लुक से बयान देते हुए कहा कि अमन मुआहदे से कबल ये ज़रूरी है कि तालिबान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाए। माइक पॉम्पियो ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अज़ीज़ कामलूफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तालिबान के साथ अमन मुआहदे से कबल तालिबान को अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी के लिए अपने इरादे और सलाहियत का सबूत देना होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इससे कबल हम तालिबान के साथ अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन तालिबान तशद्दुद में कमी के लिए अपनी सलाहियत और अज़म का मुज़ाहरा करने में नाकाम रहा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने जोर देकर कहा कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए ये ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में तशद्दुद का खात्मा हो। माइक पॉम्पियो ने कहा कि वो अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए पुरुम्मीद है। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। याद रहे कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का बयान अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत ज़ुल्म खलीलज़ाद के अफगानिस्तान के हालिया दौरे के बाद सामने आया। काबुल में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात के दौरान अफगान सदर के दफ्तर की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सफ़ीर खलीलज़ाद ने अफगान सदर को बताया था कि तालिबान के साथ बातचीत में कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लीबिया चलते हैं। लीबिया में खाना जंगी के फरीकों के नुमाइंदों के जेनेवा में जारी इजलास में अबूरी फायरबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देने पर इत्तफाक राय हो गया है। इस बात की तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा के लीबिया के लिए खुसूसी मंदूब ने भी कर दी है। ये रिपोर्ट। लीबिया में खाना जंगी के फरीक मुस्तकिल जंगबंदी पर आमादा। अबूरी फायरबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देने पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब ने की तस्दीक। लीबिया में खाना जंगी के फरीकों के नुमाइंदों के जिनेवा इजलास में अबूरी फायरबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देने पर इत्तेफाक राय हो गया है। इस बात की तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा के लीबिया के लिए खुसूसी मंदूब ने भी कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के खुसूसी नुमाइंदे और लीबिया में आलमी इदारे की इमदादी मिशन के सरबराह गुसान सलामी ने मंगल को जिनेवा में बताया कि इस मुल्क में कई बरसों से जारी खाना जंगी के खात्मे की कोशिशों में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। सलामी ने कहा कि खाना जंगी के बड़े फरीकैन के दरमियान
जेनेवा में हुई बातचीत में ये उसूली इत्तेफाक राय हो गया है कि शुमाली अफ्रीका की इस रियासत में अबूरी फायरबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदल देना चाहिए। ताहम गुसान सलामी ने कहा कि अभी ये तय करना बाकी है कि इस मुस्तकिल फायरबंदी की शर्तें क्या हैं। इस बातचीत में अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम करदा लीबिया के कौमी मुआहदे के तहत कायम होने वाली हुकूमत या GNA के नामजद करदा 5 आला अहलकारों के अलावा इतनी ही तादाद में जंगी लीडर और लीबियन नेशनल आर्मी LNA के सरबराह खलीफा हफ्तर के नामजद करदा 5 मंदूबीन ने भी हिस्सा लिया। इस बातचीत में सालसी सलामे ने की लीबिया 2011 में अशरों तक इक़्तिदार में रहने वाले डिक्टेटर मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के खिलाफ अवामी बगावत और इनकी हलाकत के बाद से मुसलसल खाना जंगी का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। में आपका एक बार फिर खैर मकदम है और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ मुख्तसर मगर अहम खबरों पर न्यूज इन ब्रीफ में। इजराइल ने जुमेरात को शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क के करीब फजाई हमला किया है। इंसानी हुकूक की तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि इजराइल के फजाई हमले में 12 अफराद हलाक हुए। शाम की सरकारी मीडिया के मुताबिक फजाई दिफाई निजाम ने ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान अलकायदा जज़ीरानुमा अरब के रहनुमा कासिम अल रामी को हलाक कर दिया गया। कासिम अल रामी सन 2015 से अलकायदा जज़ीरानुमा अरब की सरबराही कर रहे थे। व्हाइट हाउस का कहना है कि इनकी हलाकत अमेरिकी फौज की जानिब से यमन में किए गए एक ऑपरेशन में हुई। जुमेरात के रोज गरब उर्दन में इजरायली फोर्सेस के साथ ताज़ा झड़पों में 3 फिलिस्तीनी हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतनाज़ा अमन मंसूबे के ऐलान के बाद ये अब तक की सबसे खूंरेज झड़पें हैं। फिलिस्तीनियों के जरिए इजराइल के खिलाफ खोले गए नए महाज और एहतजाज और तशद्दुद का हमास ने खैर मकदम किया है। हमास का कहना है कि फिलिस्तीनियों की नई मज़ाहमती लहर को उनकी जमात की मुकम्मल हिमायत हासिल है। फिलिस्तीन की शिद्दत पसंद समझे जाने वाली तंजीम इस्लामी जिहाद ने ट्रंप के अमन मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनी अपने हुकूक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस्लामी जिहाद का मानना है कि नाम निहाद अमन मंसूबा फिलिस्तीनी काज के लिए इंतहाई खतरनाक है। फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास का कहना है कि उनकी हुकूमत ट्रंप के मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे के बाद अमेरिका का बायकॉट करना जारी रखेगी। महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन रोकने में कोई भी मसला दरपेश नहीं होगा। मगरबी किनारे के रमला में मंगल को फिलिस्तीन के कारकुन अमरीकी इमदाद से बनाए गए चबूतरे के पास जमा हुए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे की मुखालफत की। रमला में रफात राउंड चबूतरा एक अमरीकी एजेंसी के जरिए तामीर किया गया था। शाम के सरकारी मीडिया ने बताया कि मुल्की फौज शुमाल मगरबी सूबे इदलिब के बड़े कस्बे सराकब में दाखिल हो गई है। इदलिब में सराकब को बागियों का एक अहम ठिकाना करार दिया जाता है। शुमाल मगरबी सूबे में शामी फौज अपना कंट्रोल कायम करने के लिए ऑपरेशन को कई माह से जारी रखे हुए है। रवां हफ्ते शाम के सुबह इदलिब में रूसी और शामी हुकूमत की तरफ से की गई बमबारी के नतीजे में कई बच्चों समेत कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने इन हमलों की तस्दीक की है। तुर्की के शहर इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर बरदार तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। बोइंग 737 जहाज लैंडिंग के बाद अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रख पाया और रनवे से फिसलकर 3 टुकड़ों में तकसीम हो गया। हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। मशरिकी तुर्की में बर्फानी तोदे गिरने से भारी तबाही हुई है। बर्फानी तोदे गिरने से कम 35 अफराद हलाक हो गए जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ईरान ने जौहरी मुआहदे की मजीद नई खिलाफ वर्जियां नहीं की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी इदारे के नए सरबराह राफेल ग्रोसी ने यह बात वाशिंगटन के अपने दौरे में कही। ईरान का कहना है कि उसकी एक अदालत ने CIA के लिए जासूसी करने की पादाश में एक ईरानी बाशिंदे को मौत की सजा सुनाई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इल्जाम लगाया कि कसूरवार ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात अमरीकी जासूसी एजेंसी CIA को बताई। जर्मनी के हैम्बर्ग की इंतजामी अदालत ने स्कूल में तालिबा के नकाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ फैसला दिया है। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया है कि रियासती क़वानीन के तहत हुक्काम इस किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मलेशिया में गुज़िश्ता बरस दिसंबर में हुए सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर इन्हें अफसोस है।
पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद की मौजूदगी में कुआलालंपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। यमन में तवील मुज़ाकरात के बाद इंतहाई बीमार मरीजों को बैरून मुल्क ले जाने की इजाजत दे दी गई। हूसी मिलिशिया की इजाजत से ऐसे मरीजों को लेकर एक परवाज ओमान के लिए रवाना हुई। गुज़िश्ता 3 वर्षों में पहली बार इस शहर से किसी ऐसी फ्लाइट की इजाजत दी गई। वर्ल्ड पैसेंजर ट्रैफिक के मुताबिक बैनुल अक़वामी सफर के एतबार से दुबई ने दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट का एजाज बरकरार रखा है। दुबई इंटरनेशनल के मुसाफिरों की तादाद में गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत 3% की कमी हुई है, ताहम इसके बावजूद ये पहले मकाम पर बना हुआ है। शाम के शुमाली मगरबी सूबे इदलिब में शामी और तुर्की अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई में मुतादिद फौजी हलाक हो गए हैं। जंगज़दा इदलिब में दोनों मुल्कों की अफवाज पर सरे पैकार है, जिसकी वजह से भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। तुर्की की जवाबी कार्रवाई से दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान रास टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। ये देखिए रिपोर्ट, उसके बाद इस पर करते हैं बात। शाम के शुमाली मगरबी सूबे इदलिब में शाम की सरकारी फौज ने तुर्की की फौज पर बमबारी की, जिसके नतीजे में तुर्की के कई फौजी हलाक हो गए जबकि मुतादिद जख्मी हुए। शामी अफवाज ने तुर्की फौज पर हमला उस वक्त किया जब बागियों के कब्जे वाले आखिरी इलाके इदलिब में तुर्की का फौजी काफिला दाखिल हुआ था। इससे कबल तुर्की की वजारत दिफा ने बताया था कि इदलिब के लिए इजाफी फौज रवाना की गई है। शामी फौज के हमले के बाद तुर्की की फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शाम के दर्जनों फौजियों की हलाकत का दावा किया है। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की के जंगी तैयारों और तोपखाने ने शामी फौज को जोरदार जवाब दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्क फौज ने शामी हुकूमत के 46 फौजियों को निशाना बनाया है। उन्होंने रूस को खबरदार करते हुए कहा कि वो दमिश्क और अनकरा के दरमियान मामलात में मुदाखलत न करे और तुर्की के रास्ते में न आए। तुर्की ये कह चुका है कि उसके फौजी इदलिब में लड़ाई रोकने के लिए मौजूद हैं। ताहम शाम की सना न्यूज एजेंसी ने कहा है कि शामी फौज को किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी ग्रुप का कहना है कि तुर्क फौज की जवाबी कार्रवाई में 6 शामी फौजियों की हलाकत हुई है। ख्याल है कि शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत के करीबी इत्तेहादी रूस और तुर्की ने सन 2017 में इदलिब में फौज को कम करने के लिए एक मुआहिदा किया था, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जियां अक्सर की जाती रही हैं। दोनों फरीक इस इलाके में मुश्तरका गश्त पर भी तैयार हो गए थे ताकि कहीं इनके फौजियों के आपस में कोई झड़प न हो जाए। तुर्की उसने रूसी फौज पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां करने का इल्जाम लगाया है, जिसे रूस ने मुस्तरद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर इश्तियाक दानी साहब, शाम में तुर्की जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि खुद ब खुद इन्वॉल्व होता चला गया। पिछला जो इलेक्शन हुआ इस्तांबुल में मेयर का, वो एर्दोगान की पार्टी हार गई। वहाँ इस वजह से हार गई कि वहाँ के लोगों को महसूस हुआ कि एर्दोगान की जो ये पॉलिसियाँ हैं शाम को लेके, उसकी वजह से हमारी मईशत पे असर पड़ रहा है। एर्दोगान ने बारहा कहा कि हम अपने दरवाजे बंद कर देंगे, इनको यूरोप की तरफ मोड़ देंगे। तो एक तरफ उन्होंने धमकी दी यूरोप को कि हम अपना बॉर्डर खोल देंगे, यूरोप की तरफ फ्लड गेट खोल देंगे। अगर आप लोग जो है इसी तरह से खामोश बैठे रहेंगे, तुर्की तो जेल जिन्ने दे, तो ये नहीं होगा। दूसरे उन्होंने जो है ईरान और रशिया से ये कहा है कि हम मिल बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे, जिसके लिए उसने अमेरिका से कन्फ्रंटेशन दिया। और उस कन्फ्रंटेशन में उसने ये दिया कि एक 30 किलोमीटर की वो एक स्ट्रिप चाहते हैं जिसमें वो दुनिया से मदद भी नहीं मांगता है। कह रहे जो मैं खर्च जो है अपने यहाँ रिफ्यूजीज पे कर रहा हूँ, मैं इनको वहाँ आबाद करके टेम्परेरी आबादी देकर, और वो सारा खर्च यूरोपियन यूनियन और अमेरिका बर्दाश्त करे। ये करने के लिए ये अपने मुल्क जा सके और इसको एक फ्री जोन टाइप के किया जाए जिसमें शामी फौज जो है हमला न कर सके। उनका क्या इरादा है? बेसिकली उनको जो डर है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में हुआ, जिसके नतीजे में तब पाकिस्तान तकरीबन तबाह हाल हो गया। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज होती हैं जिसका नतीजा 10 साल 15 साल बाद निकलता है। अफगानिस्तान में जब हुआ था तो बड़े पाकिस्तान वाले भी शायद खुश थे कि अमेरिका से उनको जो F-16 मिल रहे हैं, इकोनॉमिक एड मिल रही है, फला मिल रही है, डेका मिल रही है। अब इमरान खान जो 30 साल बाद कह रहा है कि तुम्हें अपने $10 बिलियन तो याद है, मेरे 100 बिलियन के इकोनॉमी तबाह को वो तुम्हें याद नहीं है। तो वो बेसिकली एर्दोगान को भी यही होता है। और अब तालिबान से बात भी कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ हो रहा है, ये करने के लिए वो है। तो वो उसी चीज़ को एर्दोगान भी महसूस कर रहा है। कुछ मसला हल होगा या नहीं होगा, थक हार कर हो सकता है लोग बैठ जाएं, जैसे तालिबान और अफगानिस्तान में हुआ। तो ये मसला मेरे सर रह जाएगा, एक मुस्तकिल दर्द सर, जैसे पाकिस्तान के सर है। इस वक्त जो रशियन फाइटर प्लेन जो है बमबारी कर रहे हैं और शामी फौज आगे बढ़ रही है। यहाँ पे पहले वो थे जिनको अमेरिका की मदद से उसने हटवाया। इदलिब को वो नहीं चाहता तुर्की की कब्जा करे, इसलिए कि इदलिब की आबादी खुद 30 लाख की है।
اگر وہاں پہ ہو جاتا اور وہاں پہ ایک ہوتا تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کو بھاگیں ترکی کی طرف. 1.5-2 ملین لوگ اور وہاں آئیں گے تو کوئی ملک اس کو برداشت نہیں وہ کرے گا. خود بھی اگر حملہ کرے گا تو لوگ نکلیں گے, لیکن نہیں وہ اس نے یہ کیا کہ اس میں بھی جو ہوا ہے کہ اس کو جو شکایت ہے جس کی وجہ سے شام جواب نہیں دے پایا کہ انہوں نے اپنی فوجیوں کا پورا میپ اور ہوگا ہمارے فوجی کہاں ہیں ان کے فوجی اس میں انوالو نہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ پوزیشن ہے جہاں پہ ہے. اب غلطی سے یا جان بوجھ کے شام کے فوج نے ٹینکوں نے جو ہے ان کے ایک اس کو کیا جس کے ان کے 7-8 لوگ مار گئے. تو انہوں نے جوابی کارروائی کیا جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں 70 کا, لیکن سیرین ہیومن رائٹس کی جو آبزرویٹری ہے انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے اس نے 13-14 کو دیکھا. ہم نے 13-14 کافن دیکھے ہیں. اور آخر میں بس یورپی ملک سلوونیا میں بالآخر مسلمانوں کی سن لی گئی ہے. سلوونیا کے دارالحکومت لوبلیانا میں پہلی مسجد کھول دی گئی ہے. اس طرح یہاں کے مسلمانوں کا نصف صدی پرانا خواب اب جا کر شرمندہ تعبیر ہوا ہے. آپ کو چھوڑ جا رہے ہیں اس رپورٹ کے ساتھ. عالم اسلامی اس ہفتے میں آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت اور اگلے ہفتے تک خبردار رہیے, بیدار رہیے. اور پروفیسر اشتیاق دانی صاحب آپ یہاں آئے تو بہت بہت شکریہ. آداب. یورپی ملک سلووینیا کے دارالحکومت لوبلیانا میں پہلی مسجد کھول دی گئی ہے. سلووینیا کے مسلمانوں نے 50 برس قبل اس مسجد کے قیام کی درخواست کی تھی. تاہم دائیں بازو کے حلقے اس مسجد کی شدید مخالفت کرتے رہے تھے اور یہی اس کے افتتاح میں تاخیر کا باعث بھی بنا. اس کی تعمیر میں مختلف رکاوٹیں مسلسل پیدا کی جاتی رہی. تعمیر کے لیے خلیجی ملک قطر نے کثیر سرمایہ فراہم کیا. دائیں بازو کے حلقے اور دوسری سماجی تنظیمیں اس سرمایہ کی فراہمی کی بھی مخالفت کرتی رہی تھی. مسجد کے مخالفین کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے اس کا تعمیراتی عمل رکتا رہا. مسجد کے قیام کی مخالفت کی طرح اس کی تعمیر کو بھی روکنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا, لیکن انہیں بالآخر ناکامی ہاتھ لگی. اس کی باضابطہ تعمیر سن 2013 میں شروع ہوئی. ابتدا میں اسے تعمیر کے لیے مالی مسائل کا سامنا ہوا. اس پر 34 ملین یورو کی لاگت آئی ہے. اس مجموعی لاگت میں قطر کی حکومت نے 28 ملین یورو فراہم کیے. اس مسجد میں ایک وقت میں 1400 نمازی جمع ہو سکتے ہیں. اس کا مینار 40 میٹر بلند ہے. اس کا گنبد نیلے رنگ کا ہے. اس مسجد کی عمارت کے ایک جانب سلووینیا کی مسلم کمیونٹی کا دفتر بھی قائم کیا جائے گا. یہ سلووینیا کے مسلمانوں کا اسلامی ثقافتی مرکز بھی ہوگا. سلووینیا میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 2.5% ہے. اس مسجد کے فعال ہونے پر سلووینیا کے مسلمانوں کے مفتی نے اسے ملکی تاریخ کا سنگ میل قرار دیا ہے. بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو.